हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। माँ सरस्वती को वंदन और एक बार फिर से आपका अभिनंदन। जैसा कि पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने शिक्षा मनोविज्ञान की भूमिका के बारे में बात की थी। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है, शिक्षा का अर्थ क्या होता है, शिक्षण का अर्थ क्या होता है, लक्ष्य क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, शिक्षा मनोविज्ञान कौन सी भाषा का शब्द है, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है, शिक्षा का अर्थ क्या होता है, शिक्षण के सूत्र क्या होते हैं। यहाँ तक अपन लोगों ने पढ़ा था। अब आगे क्वेश्चन देखिए। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए। अच्छे शिक्षण की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो गलत है? कौन सा कथन है जो गलत है? अच्छे शिक्षण से संबंधित बात करें तो बताइए कौन सा कथन है जो गलत है। ऑप्शन ए कह रहा है कि अच्छा शिक्षण निदानात्मक एवं उपचारात्मक होता है। अच्छा शिक्षण है जो निदानात्मक और उपचारात्मक, यानी कि अपन कह सकते हैं डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट नेशनल। अच्छा शिक्षण एक तंत्रीय होता है, या फिर अच्छा शिक्षण सहयोग पर आधारित होता है, या फिर अच्छा शिक्षण सीखने का संगठन है। अब देखिए मेरे साथियों, एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, ध्यान से सुनना। अच्छे शिक्षण के अंदर डायग्नोसिस भी होता है, यानी निदान भी होता है, उसके बाद में उपचार भी होता है। कैसे होता है देखिए। निदान और उपचार, निदान और उपचार की बात करें ना, तो निदान को अपन कहते हैं डायग्नोसिस, और उपचार की बात करें तो ट्रीटमेंट। यानी कि जिस प्रकार से अपन डॉक्टर के पास अपने कोई बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर के पास आते हैं, तो भाई साहब डॉक्टर कहता है कि कोई जांच कीजिए, एक्सरे कीजिए, वो हो जाएगा आपका डायग्नोसिस करना। उस जांच को डॉक्टर ध्यान से देखता है और फिर कहता है कि भाई ये डेफिशिएंसी है आपके अंदर, ये आपको दवाई लेनी है, वो हो जाएगा आपका उपचार। इसी प्रकार से शिक्षण के अंदर सबसे पहले क्या किया जाता है? टीच किया जाता है, यानी पढ़ाया जाता है। उसके बाद में उसका मूल्यांकन किया जाता है, यानी कि अपन कह सकते हैं एवोल्यूशन किया जाता है, यानी कि अपन कह सकते हैं फीडबैक। क्या लिया जाता है? फीडबैक लिया जाता है। और उसके बाद में क्या किया जाता है? डायग्नोसिस किया जाता है। और जिन शिक्षार्थियों, अपन कह सकते हैं जिन ज्ञानार्थियों के कोई कमी रहती है, तो ट्रीटमेंट के रूप में रीटीच कराया जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि ये काम तो किया जाता है। ऑप्शन ए तो सही है। ऑप्शन बी कह रहा है कि भाई शिक्षण है जो एक तंत्रीय होता है। जैसे कि अभी तो क्या है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मैं कैमरे के सामने हूँ, फिर भी मैं आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपके कमेंट के आपके उत्तर भी दे रहा हूँ। प्राचीन समय की बात करें या फिर ऑफलाइन क्लासेस की बात करें तो क्या होता है? टीचर आता है, क्लास के अंदर पढ़ाना शुरू करता है, बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड जो भी होता है भर दिया, बच्चों कहते हैं छाप लो। या फिर कोई कविता शिक्षण, गद्य शिक्षण व्याख्यान विधि के माध्यम से शुरू कर दिया। बच्चे सामने से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनको कहते हैं रुक जाओ। क्या कहते हैं? रुक जा, बैठ जा, बाद में बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं आता। वो शिक्षण कौन सा हो जाता है? एक तंत्रीय हो जाता है। जबकि शिक्षण है जो प्रजातांत्रिक होना चाहिए, लोकतांत्रिक भावना के आधार पर होना चाहिए। सामने से कोई भी विद्यार्थी, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी अधिगम करता, कोई भी प्रश्न करता है तो उसको उत्तर देना चाहिए, उसकी जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। वो पद्धति होती है आपके लोकतांत्रिक या जनतांत्रिक। ये तो भाई साहब एक तंत्र की बात करते अपन कह सकते हैं शिक्षक तानाशाह हो जाता है। मनोवैज्ञानिक प्रणाली है। इस प्रकार का शिक्षण बेतु का शिक्षक कोई काम का शिक्षण नहीं होता है। एज ए सर्वसत्ता अधिकारवादी, एज ए तानाशाह की भांति शिक्षक होता है। यह पद्धति मनोवैज्ञानिक है। यह उत्तर आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी है जो। जबकि अच्छा शिक्षण सहयोग कोऑपरेटिव लर्निंग के आधार पर होता है। अंत्यक्रिया होती रहती है, शिक्षक छात्र से प्रश्न पूछते हैं, छात्र उत्तर देते हैं, वापस से कोई जिज्ञासा होती है तो छात्र शिक्षक को पूछते हैं, शिक्षक उसकी जिज्ञासा शांत करते हैं। ये हो गए आपके सहयोग आधारित, इसी को कहते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग। उसके बाद में अच्छा शिक्षण सीखने का संगठन है। बिल्कुल सीखने का संगठन है। हमने परिभाषा पढ़ी कि मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है? व्यवहार का परिमार्जन से व्यवहार का अध्ययन करना। अगला प्रश्न देखिए। कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? वाटसन ने व्यवहारवाद की बात कही थी, अपन ने बताया था, मैंने आप लोगों को पहली क्लास के अंदर भी बताया था कि आम चेत व्यवहार, आत्मा का अध्ययन, मन का अध्ययन, चेतना का अध्ययन
और व्यवहार का अध्ययन किसने कहा था? वाटसन ने कहा था। SOR सूत्र का भी दिया था। और इन्होंने एक ब्लैक बॉक्स की अवधारणा दी थी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ब्लैक बॉक्स की अवधारणा किससे संबंधित है? व्यवहारवादियों से संबंधित है। और व्यवहारवाद का जनक कौन है? वाटसन। जॉन डीवी संरचनावाद, बिल्कुल भाई साहब गलत है। संरचनावाद दिया था आपके विलियम वुंट। विलियम वुंट ने दिया था संरचनावाद। जबकि जॉन डीवी ने तो बात कही थी आपके प्रक्रियात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? जॉन डीवी को कहते हैं। और जॉन डीवी ने शिक्षा कितने प्रकार की बताई थी? त्रिध्रुवी बताई थी, जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम या फिर समाज को लिया था। जॉन डीवी ने एजुकेशन एंड स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक भी लिखी थी। पहली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था। साथ साथ में आपका रिवीजन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिवीजन हो रहा है। जीन पियाजे को संज्ञानात्मक विकास का जनक कहते हैं। इसी को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। और वर्दीमर को कहा जाता है गेस्टाल्टवाद का जनक। गेस्टाल्टवाद का ही दूसरा नाम है इनसाइट। इसी को कहा जाता है पूर्णाकार। अब देखिए साथियों, यहां से एक प्रश्न आपके पुटअप होने की पूरी संभावना है। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड पर मैंने आप लोगों की सहूलियत के लिए, आप लोगों के फायदे के लिए, आप लोगों के हित के लिए हमारी टेक्निकल टीम ने, कंटेंट राइटर ने आप लोगों के लिए अच्छे कंटेंट तैयार किए हैं, जिसमें एक ही स्लाइड पर कौन किसका जनक है आपको मिल जाएगा। मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? मनोविज्ञान का जनक आप लोगों को पता है अरस्तु को कहते हैं। आदि मनोविज्ञान का जनक भी किसे कहा जाता है? अरस्तु को ही कहा जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है भाई साहब विलियम जेम्स को। जबकि यहां से ध्यान रखना, इसके ऊपर आप है ना, इन दोनों के ऊपर आपको 7 स्टार लगाना है। क्यों लगाना है? आधुनिक मनोविज्ञान का जनक तो विलियम जेम्स है। अमेरिकन मनोविज्ञान का जनक भी विलियम जेम्स है। जबकि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक है भाई साहब विलियम वुंट। इसके ऊपर भी आप 7 स्टार लगा लीजिए। प्रश्न क्या आएगा? आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है? आपको क्या करना है? सीधा सीधा आपको करना है विलियम जेम्स। अमेरिकन मनोविज्ञान का जनक कौन है? विलियम जेम्स। जबकि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो आप लोगों को करना है विलियम वुंट। विलियम वुंट ने लिप्जिंग शहर के अंदर 1879 के अंदर एक मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की थी। इसी कारण से मनोविज्ञान में प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जन्म विलियम वुंट महोदय को कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है आपके थार्नडाइक को। जबकि पशु मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है थार्नडाइक को। विकासात्मक मनोविज्ञान अभी अपन ने पढ़ा था, विकासात्मक या विकासात्मक को ही कह सकते हैं संज्ञानात्मक। इसी को कह सकते हैं संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का जनक भी किसे कहते हैं? आपके कहते हैं जीन पियाजे को। व्यवहारवाद का जनक कहते हैं आपके जॉन राइस वाटसन। अपने पढ़े है जिन्होंने SOR सूत्र दिया था। मौलिक व्यवहारवाद का जनक किसे कहते हैं? तो कहते हैं BF स्किनर को। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से एक प्रश्न आपके बनेगा ही बनेगा। जबकि किशोर मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? किशोर मनोविज्ञान का जनक कहते हैं स्टैनले हॉल। इसको आप 2-3 बार रिपीट करेंगे ना, आराम से आपको याद हो जाएगा। एक प्रश्न यहाँ से आपका बनने की पूरी संभावना है। आगे देखिए, अधिगम मनोविज्ञान का जनक एबिंगहास को कहते हैं। और एबिंगहास ने ही एक परिभाषा दी थी, बहुत ही शानदार परिभाषा दी थी कि मनोविज्ञान का इतिहास लंबा है जबकि इतिहास छोटा जबकि अतीत लंबा है। शक्ति मनोविज्ञान का जनक कहते हैं वल्फ को। अनुभववाद का जनक मैंने आपको बता दिया जॉन लॉक। और जॉन लॉक महोदय ने क्या कहा था कि बालक जन्म के समय कोरा कागज या टेबुला रासा की तरह होता है। उसके बाद में मूल प्रवृत्ति का जनक विलियम मैकडूगल। और मूल प्रवृत्तियां दी थी आपके 14। कितनी दी थी? 14। कई बार तो सीधा सीधा प्रश्न आ जाता है। और मैकडूगल ने पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था आउटलाइन साइकोलॉजी। पुस्तक का नाम क्या था आपके? आउटलाइन साइकोलॉजी। इसी ने पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था आउटलाइन साइकोलॉजी।
और इसी आउटलाइन साइकोलॉजी पुस्तक के अंदर चेतना शब्द की भरसक आलोचना की थी विलियम मैकडूगल साहब। यही है, मैंने आप लोगों को बता दिया। फ्राइड ने भी आलोचना की थी। फ्राइड ने कहा था कि मनुष्य का चेतन मन तो केवल 1/10 होता है, जबकि 9/10 भाग तो क्या होता है, अचेतन होता है। फ्राइड और विलियम मैकडूगल ने की थी आपके चेतना शब्द की आलोचना। व्यक्तिक मनोविज्ञान का जनक अल्फ्रेड एडलर को कहा जाता है। संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक की बात करें तो अल्बर्ट बांडुरा को संज्ञानात्मक आंदोलन का जनक भी कहते हैं। बांडुरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत भी दिया था, ध्यान रखना इस चीज को भी। बाल मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, पेस्टोलॉजी को। वेरी इंपॉर्टेंट है, बाल मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं, पेस्टोलॉजी को। मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं, बताइए कमेंट करके एक बार आप फटाफट से, मैंने आपको अभी बताया। बाल विकास आंदोलन का जनक भी कहा जाता है आपके स्टैनले हॉल को। देखिए यहाँ पर आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं। कंफ्यूज की बात करें तो फ्यूज हो सकते हैं। फ्यूज कैसे होंगे कि बाल मनोविज्ञान का जनक तो हो जाएगा पेस्टोलॉजी, जबकि बाल विकास आंदोलन की बात कर स्टैनली हॉल ने। और स्टैनले हॉल ने ही कहा था कि किशोरावस्था तूफान, तनाव और द्वंद्व की अवस्था होती है। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता की बात करें तो अल्फ्रेड बिने है, जबकि संभावना सिद्धांत के जनक है टोलमैन। बाल अपराध विज्ञान के जनक, देखिए बाल विकास आंदोलन का जनक तो स्टैनले हॉल है, जबकि बाल विकास अपराध विज्ञान के जनक कौन है, सीजर लोम्ब्रोसो। अधिगम संगठन प्रतिमान के सिद्धांत है डेविड आसुवेल, और इन्होंने अधिगम प्रतिमान 4 बताए थे। ऊपर से प्रश्न आएगा आपके, अधिगम संगठन का जनक डेविड आसुवेल। बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे साथियों। एक शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कक्षा के अधिकांश विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहता है तो शिक्षक को कौन सी विधि अपनानी चाहिए। यानी एक शिक्षक क्लास के अंदर पढ़ा रहा बच्चों को, अधिकांश विद्यार्थियों की उस क्लास के अंदर भागीदारी चाहता है शिक्षक चाहता है कि अधिकांश विद्यार्थी इस टॉपिक के ऊपर बात करे, पार्टिसिपेट करे, सहयोग करे, कोऑपरेटिव लर्निंग करे, तो उसमें कौन सी विधि अपनाएगा, व्याख्यान विधि, आगमन विधि, परिचर्चा विधि या फिर प्रदर्शन विधि। अब देखिए व्याख्यान विधि के अंदर क्या होता है, टीचर शिक्षक भाषण देना शुरू होता है। जिस प्रकार से नेता भाषण देता है ना, हाथ के अंदर किताब ले ली और पढ़ना शुरू हो जाता है, बच्चों को समझ में आए या नहीं आए, ये एक प्रकार की अमनोवैज्ञानिक विधि है। सुनना मेरी बात को, व्याख्यान विधि एक प्रकार की अमनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि में टीचर शिक्षक एक नेता या वक्ता की तरह भाषण देना शुरू हो जाता है, किताब हाथ में लेकर बच्चे पढ़ रहे होते हैं। हो सकता है कि बच्चे उसमें निष्क्रिय हो, और मुख्य रूप से बच्चे निष्क्रिय होते हैं। बच्चों को कई बार तो नींद आने लग जाती है, कई बार सो भी जाते हैं, टीचर चला भी जाता है, बच्चे उठते तक नहीं है। तो ये अमनोवैज्ञानिक विधि है। जबकि आगमन विधि, हालांकि आगमन विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि है। यहाँ से आपके प्रश्न बनेगा। देखिए एक विधि है मेरे साथियों आगमन, एक विधि है निगमन। मैं इस विधि के बारे में आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा अभी जस्ट इस क्वेश्चन होने के बाद में, समझ मेरी बात को। और यहाँ से इसके ऊपर आपको 7 स्टार लगाना है। परिचर्चा विधि, इसका उत्तर हो जाएगा आपके, बिल्कुल काफी जो है उधर सही आ रहे हैं, ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, परिचर्चा। परिचर्चा कोई अपन कह सकते हैं क्या, भागीदारी विधि कह सकते हैं। इसके अंदर बच्चे परिचर्चा की बात करते हो, अपन इसको वाद विवाद भी कह सकते हैं, वाद विवाद, समझ मेरी बात को। इसी को अपन पैनल भी कह सकते हैं, पैनल विधि भी कह सकते हैं। और एक आती है प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि की बात करें ना, तो इस प्रदर्शन विधि के अंदर देखिए, वैसे तो प्रदर्शन विधि के अंदर पर्यटन, भ्रमण इत्यादि विधियों को शामिल किया गया है। पर्यटन विधि के जनक की बात करें तो मेरे साथियों हैं आपके गैने। जबकि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि भ्रमण विधि के जनक कौन है, बाकी मैं आपको क्लास के अंत में बता दूंगा। भ्रमण विधि के जनक कौन है, पर्यटन विधि के जनक तो है रेने। अब देखिए इसका सही उत्तर तो हो जाएगा परिचर्चा। मैंने आपको कहा कि आगमन और निगमन विधि से एक प्रश्न बनता ही बनता है, तो ध्यान रखना। एक साइड में लिख रहा हूं आपकी आगमन विधि, एक और मैं लिख रहा हूं आपके निगमन विधि।
और मेरे ज्ञानार्थियों ध्यान रखना, कभी भी सक्सेस का एक ही फॉर्मूला होता है कि दो चीज़ें आती है ना, अगर एग्जाम के अंदर एक चीज़ को याद कर दो दूसरी को छोड़ दो। जिस प्रकार से आपके फर्स्ट पेपर के अंदर ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के अंदर एक अहम रोल होता है कृषि का। कृषि की बात करते एक टॉपिक आता है कृषि के अंदर आपके फसलों का, एक फसल होती है रबी की और एक होती है खरीफ की। बच्चे क्या करते हैं कि दोनों फसलों को याद करने की कोशिश करते हैं और दोनों फसलों को याद करने की कोशिश करते हैं तो एक भी फसल याद नहीं होती है। तो देखिए खरीफ की फसल याद कर लो तो रबी की छोड़ दो। अपन क्या करेंगे, आगमन याद करेंगे, निगमन को छोड़ देंगे। अब देखिए आगमन विधि के अंदर एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं। आगमन विधि में आपको ध्यान रखना एक नाम जिसका नाम है अविनाश। क्या है? अविनाश। अविनाश नाम से आगमन विधि के पूरे सूत्र है जो मेरे साथियों आपको याद हो जाएंगे। ए से क्या होगा, वी से क्या होगा, ना से क्या होगा, से क्या हो जाएगा। अब देखिए अपन बात करें, मैंने आपको परिचय विधि के बारे में बताया, मैंने आपको अभी प्रदर्शन विधि के बारे में बताया, आगमन निगमन हाँ व्याख्यान विधि के बारे में बताया। आगमन विधि सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि एक ये मनोवैज्ञानिक विधि है। कैसी विधि है? मनोवैज्ञानिक। ये कैसी विधि है? मनोवैज्ञानिक विधि है। ये है आपके मनोवैज्ञानिक विधि है। ये अविनाश का भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, एक ट्रिक है, ठीक है ना। उसके बाद में इस विधि के अंदर विशिष्ट से सामान्य, विशिष्ट से सामान्य पे क्या दिया जाता? बल दिया जाता। इस विधि में उदाहरण से नियम पर बल दिया जाता। इस विधि में सरल से कठिन पर बल दिया जाता। इस विधि में ज्ञात से, सॉरी ये नहीं होगा, ये एक सेकंड है ना। इसी विधि में स्थूल से सूक्ष्म पर बल दिया जाता और इसी विधि में परमाणु से प्रत्यक्ष से परमाणु की पर बल, प्रत्यक्ष से परमाणु पर बल दिया जाता है। अब आप लोगों के मन में आ रहा कि अविनाश का मतलब क्या? मेरे साथियों अविनाश से तात्पर्य है आपके ऐसे हो जाएगा उदाहरण से नियम की ओर। वी से क्या होगा? वी से हो जाएगा विशिष्ट से सामान्य की ओर, ठीक है मेरे साथियों। से क्या हो जाएगा? सरल से कठिन की ओर। मुख्य रूप से तीन ही बातें आती है, सरल से कठिन की ओर, समझ मेरी बात को, उदाहरण से नियम की ओर और विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो अविनाश, क्या नाम रखना आपको? अविनाश। अब निगमन विधि की बात करें तो इसमें ये मनोवैज्ञानिक हो गई तो ये हो जाएगी आपके अमनोवैज्ञानिक, ठीक है। उसके बाद में विशिष्ट से सामान्य तो ये हो जाएगी आपके सामान्य से विशिष्ट की ओर। उदाहरण से नियम तो निगमन हो जाएगी नियम से उदाहरण की ओर, सूत्र से उदाहरण की ओर। सरल से कठिन है आगमन तो भाई निगमन हो जाएगी कठिन से सरल की ओर। स्थूल से है सूक्ष्म आगमन तो निगमन कैसे हो जाएगी? सूक्ष्म से स्थूल की ओर। ये विधि है आपके पूर्ण से अंश तो ये विधि कैसे हो जाएगी? अंश से पूर्ण की ओर। यह प्रत्यक्ष से परमाणु तो निगमन हो जाएगी आपकी कैसे? इसकी परमाणु से प्रत्यक्ष की ओर। आना ना समझ आपको? अब देखिए यहाँ कुछ मैंने विधियों से संबंधित आप लोगों के सामने प्रश्न लेकर आया हूँ। सीधा संवाद विधि दी थी सुकरात ने। संवाद विधि किसने दी थी? संवाद विधि दी थी सुकरात ने। सीधा प्रश्न आएगा कि संवाद विधि का जनक कौन है? तो आपको करना संवाद। संवाद के अंदर सुकरात महोदय ने क्या बताया? सुकरात महोदय ने बताया कि भाई साहब एक आदमी करेगा वाद, एक आदमी क्या करेगा? एक आदमी करेगा वाद, उसके विरुद्ध दूसरा आदमी करेगा प्रतिवाद। क्या करेगा? प्रतिवाद। ये आगे चल के क्या बनेगा?
संवाद। क्या बन जाएगा? संवाद। तो ये विधि वाद प्रतिवाद संवाद की विधि किसने दी थी? ये बता दी आपके सुकरात में। समस्या समाधान विधि किसने दी थी? तो दी थी सुकरात, और सुकरात के साथ में इसका सीधे शिष्य था जिसका नाम था सेंट थॉमस। उसके बाद में देखिए इस विधि को कैसे याद रखना है, समस्या समाधान विधि। अब आपको याद रखना, सुकरात से याद रखना सुख, क्या रखना? सुख, और रात से सुकरात, रात से हो जाएगा सुख की रात में आप सो रहे थे, आपके सामने क्या आ गई? समस्या आ गई। तो समस्या समाधान विधि किसने दी थी? सुकरात में, और सुकरात ने दी थी, साथ में था सेंट थॉमस। तो अब सो रहे थे आराम से, मौज मस्ती करे तो सेंट लगाया हुआ था, तो सुख की रात में सो रहे थे, सेंट लगाया हुआ था और समस्या आ गई। समस्या का समाधान भी हो जाएगा। बिंदास रहिए, मस्त रहिए, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। प्रश्नोत्तर विधि सुकरात ने दी थी। खेल विधि वेरी इंपॉर्टेंट है। खेल विधि दी थी मेरे साथियों फ्रोबेल ने। किसने दी थी? फ्रोबेल ने दी थी। और फ्रोबेल ने खेल विधि के अंदर सबसे ज्यादा बल दिया था आपने गेंद पर। कौन सा खेल? गेंद के द्वारा खेला जाता है। जैसे कि क्रिकेट की बात करें, वॉलीबॉल, जैसे गेंद का बड़ा वॉलीबॉल ले सकते हैं, फुटबॉल ले सकते हैं। किंडरगार्टन विधि, देखिए किंडरगार्टन विधि का दर्शन तो दिया था फ्रोबेल ने, जबकि किंडरगार्टन विधि दी थी आपके किसने? पार्कहर्स्ट ने दी थी। किसने दी थी? पार्कहर्स्ट। वैसे दर्शन की बात करें तो फ्रोबेल, ये दोनों ऑप्शन में साथ में आएंगे। किंडरगार्टन सीधी विधि पूछे, या अपन पार्कहर्स्ट की एक अन्य विधि है जिसका नाम है गाल्टन। क्या है? गाल्टन। गाल्टन विधि भी किसने दी थी? पार्कहर्स्ट ने दी थी। मॉन्टेसरी विधि, मारिया मॉन्टेसरी ने कहा था कि खेल खेल के अंदर शिक्षण देना चाहिए। परियोजना विधि इंपॉर्टेंट है। परियोजना विधि दी थी किलपैट्रिक, और किलपैट्रिक ने 1918 के अंदर प्रोजेक्ट ऑफ मेथड एक पुस्तक लिखी थी, उसके अंदर इस विधि के बारे में बताया था। इसी विधि के अंदर किलपैट्रिक ने बताया था लर्निंग विथ डूइंग, यानी करके सीखना। जबकि देखिए कई किताबों में ये भी लिखा हुआ है कि परियोजना विधि का जनक जॉन डीवी को कहा जाता है। ध्यान रखना, परियोजना विधि का दर्शन दिया था जॉन डीवी ने, जबकि ये विधि किसने दी थी? दी थी आपकी विधि किलपैट्रिक। किलपैट्रिक है जो जॉन डीवी है ना, इनका शिष्य था। जॉन डीवी ने बताया था कि भाई करके सीखना चाहिए, लर्निंग विथ डूइंग, करके सीखना चाहिए। प्रश्नावली विधि, प्रश्नावली विधि दी थी वुडवर्थ ने। अब देखिए एक है प्रश्नावली विधि और एक है प्रश्नोत्तर विधि। तो प्रश्नोत्तर विधि किसने दी थी? सुकरात ने दी थी, जबकि प्रश्नावली विधि दी थी आपके वुडवर्थ ने। थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, तभी तो मैंने आप लोगों की सहूलियत के लिए, आप लोगों के फायदे के लिए एक ही स्लाइड पे लेके आ गया, क्योंकि किताबों के अंदर एक विधि पहले पन्ने पे, दूसरी विधि 7वें पन्ने पे दी होगी। आपको मैटर ऐसा देंगे, हम ऐसे कंटेंट देंगे कि आपका 1% भी गलत होने की संभावना बिल्कुल नहीं के बराबर रहेगी। अनुसंधान या ह्यूरिस्टिक विधि, इसकी खोज विधि कहते हैं, ये दी थी आपके आर्मस्ट्रांग ने। ठीक है मेरे साथियों। मनोविश्लेषण सिद्धांत सिगमंड फ्राइड ने दिया था। मनोलैंगिक सिद्धांत सिगमंड फ्राइड ने। अंतर्दर्शन या आत्मकथन विधि वुंट और स्किनर ने दी थी। बहिर्दर्शन विधि दी थी वाटसन ने। इन विधियों के बारे में भी थोड़ा सा आपको गहन अध्ययन करना। कैसे अध्ययन करना, देखिए मैंने आगे स्लाइड बनाई है। अंतर्दर्शन विधि और निरीक्षण विधि, एक अंतर्दर्शन और एक निरीक्षण विधि, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना मेरे साथियों ज़्यादा रहती है, तभी मैंने आप लोगों के लिए एक ही स्लाइड में लेके आ गया। अंतर्दर्शन विधि के अंदर क्या होता है, देखिए अंतर्दर्शन यानी आपके अपने खुद के दर्शन करना, अपने खुद के मन के अंदर झांकना। देखना, झांकने का मतलब आप समझते हो ना। अंतर्दर्शन विधि के अंतर्गत व्यक्ति स्वयं अपने आंतरिक अध्ययन करता है। व्यक्ति स्वयं है जो अपना आंतरिक अध्ययन करता है। इस विधि द्वारा बालकों, असामान्य व्यक्तियों तथा पशुओं का अध्ययन नहीं किया जाता, क्योंकि बालकों का अध्ययन तो बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। पशुओं का अध्ययन, क्योंकि पशु सोचते नहीं है। और असामान्य व्यक्ति जैसे कोई बीमार व्यक्ति है जो जिसका मस्तिष्क काम नहीं करता है, उसका भी अध्ययन नहीं किया जा सकता है। तो अपन इस प्रकार से कह सकते हैं ये विधि कैसी है, अमनोवैज्ञानिक विधि हो गई। अंतर्दर्शन विधि द्वारा किए गए अध्ययन को वैज्ञानिक अध्ययन नहीं माना जाता है, अवैज्ञानिक विधि है। अंतर्दर्शन विधि है जो व्यक्तिनिष्ठ होती है। देखिए ये व्यक्तिनिष्ठ है, जबकि ये विधि अपन पढ़ेंगे वस्तुनिष्ठ है। क्या है? बहिर्दर्शन वस्तुनिष्ठ है। यहीं पे आप लोग गच्चा खा सकते हैं, लेकिन मेरे साथियों आप लोग अगर यहाँ ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे, तल्लीनता से पढ़ लेंगे, मनोयोग पूर्व पढ़ लेंगे तो आप गलत नहीं होंगे। क्योंकि अंतर्दर्शन व्यक्तिनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ का मतलब है कि भाई मेरे को मेरे ऊपर अध्ययन करने के बारे में कह दिया जाए, या मेरे को कह दिया कि आपको आपका खुद का आकलन करना है, तो मैं तो मेरे हिसाब से आकलन करूंगा। तो ये विधि कैसी हो गई? आत्मनिष्ठ, इसी को कह सकते हैं व्यक्तिनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ तो कौन सी हो जाएगी?
बहिर्दर्शन हो जाएगी। अंतर्दर्शन विधि व्यक्तिनिष्ठ है, इस विधि को केवल सीमित क्षेत्र में ही अपनाया जाता है। निरीक्षण विधि, निरीक्षण विधि के अंतर्गत व्यक्ति बाह्य दशाओं में परिवर्तन का अध्ययन करता है। निरीक्षण विधि द्वारा यह अध्ययन सरलता से किया जाता है। निरीक्षण विधि द्वारा किया गया अध्ययन वैज्ञानिक अध्ययन माना जाता है, जबकि अंत निरीक्षण विधि अमनोवैज्ञानिक या फिर अवैज्ञानिक है। इस विधि को व्यापक क्षेत्र में अपनाया जा सकता है, जबकि इसका क्षेत्र कौन सा है? सीमित। सीमित क्षेत्र क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बता दिया ये बालकों पर, असामान्य व्यक्तियों पर और पशुओं पर इसका अध्ययन संभव नहीं है। आगे चलते हैं। ब्लूम के अनुदेशात्मक उद्देश्य के वर्गीकरण में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? तो ध्यान रखना, इसका सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक पक्ष शामिल नहीं है, जबकि संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक तीनों ही पक्ष बीएस ब्लूम के वर्गीकरण में शामिल है। और ध्यान रखना, मनोगत्यात्मक को ही कहा जाता है क्रियात्मक। क्या कहा जाता है? क्रियात्मक। अब देखिए एग्जामिनर थोड़ा सा अंदर जाएगा ना तो प्रश्न क्या देगा? मनोसामाजिक की जगह क्रियात्मक देगा। ऑप्शन ए के अंदर क्या रहेगा? क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। अब मैंने आपको बता दिया कि मनोगत्यात्मक को ही क्रियात्मक कहा जाता है, ठीक है। अब आपके दिमाग के अंदर ये प्रश्न मान लो एग्जाम के अंदर आ जाएगा, फिर आपको लगेगा कि सर ने बताया कि मनोगत्यात्मक को ही क्रियात्मक कहा जाता था, ऑप्शन क्या करे? सामाजिक तो ऑप्शन के अंदर ही नहीं आया। तो ध्यान रखना मेरे साथियों, जो ब्लूम ने एज इट इज वर्गीकरण दिया था ना, उसमें मनोगत्यात्मक को ही लिखा था, जबकि मैंने बताया कि मनोगत्यात्मक को ही अपन कह सकते हैं क्रियात्मक। तो इस चीज़ का विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान रखना है मेरे साथियों, मेरे ज्ञानार्थियों। एक भी आपका उत्तर है जो गलत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान के महत्व के संबंध में कौन सा कथन सही है? शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान के महत्व के संबंध में कौन सा कथन है जो सही है? शिक्षार्थी को जानने में सहायक है, शिक्षक को स्वयं को जानने में सहायक है, या प्रभावी प्रक्रिया में, प्रभावी अधिगम प्रक्रिया में, या शिक्षक की व्यावसायिक वर्दी में? तो चारों ही बातें बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम का एक सामान्य सिद्धांत नहीं है? कौन सा अधिगम का एक सामान्य सिद्धांत नहीं है? अधिगम एक यूनिट है पूरी। अधिगम का अर्थ क्या होता है? सीखना। और मैंने आपको पहली क्लास में बताया कि अधिगम आप से होता है। कैसे होता? ए और पी। ए से अनुभव, ए से अभ्यास और पी से प्रशिक्षण। ए से क्या होगा? अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण। इन तीनों से क्या होता है? अनुभव होता है। तो ध्यान रखना, अधिगम कैसे होता है? आपसे होता है। ये प्रश्न आएगा आपके अंदर, एग्जाम में आएगा। अधिगम होता है अभ्यास से, अनुभव से, प्रशिक्षण से। तो किससे होता है? तीनों से होता है। अधिगम आपसे होता है, यानी आप कह सकते हो आपसे होता है, मेरे से हो रहा है, बिल्कुल आप पढ़ रहे हैं, और मैं कह सकता हूँ आपसे हो रहा है, मेरे को पता चल रहा है कि आप लोगों ने कितना समझा है। समझ रहे? तो ये निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम का एक सामान्य सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन में वैसा नहीं है। तो वास्तविक जीवन से सह संबंध का सिद्धांत बिल्कुल है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत भी है, यानी अधिगम व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर होता है। मान लीजिए एक क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट बैठे, 100 के 100 बराबर नहीं सीख सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बालक, प्रत्येक शिशु, प्रत्येक बूढ़े के अंदर विभिन्नता पाई जाती है। समझ रहे हैं? क्या पाई जाती है? विभिन्नता पाई जाती है। तो अधिगम व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रतीक भी होता है। पूर्व अनुभव का सिद्धांत बिल्कुल अधिगम या पूर्व ज्ञान से होता है। आपने अगर पहले कुछ पढ़ा है तो आपको अधिगम अभी अच्छा होगा। तो अधिगम पूर्व ज्ञान के आधार भी होता है, पूर्व अनुभव से भी होता है। लेकिन वैसे आप निष्क्रियता का सिद्धांत नहीं है। आप निष्क्रिय रहेंगे ना तो अधिगम नहीं कर पाएंगे। अधिगम के अंदर आप लोगों को सक्रिय रहना बहुत ही जरूरी है। आगे देखिए, कक्षा शिक्षण होना चाहिए। वैसे मैंने इसका उत्तर आप लोगों को पहली क्लास में भी बता दिया था। कक्षा का शिक्षण किस प्रकार से होना चाहिए? एक तरफा होना चाहिए, या फिर तीव्र होना चाहिए, अंतःक्रियात्मक होना चाहिए, या फिर धीमा होना चाहिए? देखिए मेरे साथियों, एक तरफा शिक्षण होता है किसके अंदर? एक तरफा शिक्षण की बात करें ना तो ये होता है आपके एक तंत्रीय शिक्षण। एक तंत्रीय, इसी को कह सकते हैं तानाशाह। तो ये शिक्षण का प्रकार नहीं होता है। तीव्र, मैं फटाफट से आपको बता दूं, आपके भेजे में कुछ भी नहीं बढ़ रहा है,
और मैंने फटाफट आर फेंक दिया, चला गया, तो आपके मन में कुछ अधिगम होगा क्या? आपको सीखने को मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। तो तीव्र भी नहीं होना चाहिए, एक बिल्कुल लय होनी चाहिए, यानी गाड़ी को ज़्यादा भी नहीं भगानी चाहिए, कम भी स्लो भी नहीं करनी चाहिए, एक मीडियम स्पीड के अंदर होनी चाहिए गाड़ी। तभी क्या होता है कि गाड़ी सही प्रकार से चलती है। इसी प्रकार से शिक्षण भी न तो धीमा होना चाहिए न तीव्र होना चाहिए। शिक्षण होना चाहिए अंत्यक्रियात्मक। क्या होना चाहिए? अंत्यक्रियात्मक। शिक्षण के 3 चर होते हैं। शिक्षण के चर देखिए, आप लोगों को साथ में ये बता देता हूँ। शिक्षण के चर, और ध्यान रखना चर होते हैं आपके 3। एक होता है शिक्षक, कौन होता है? शिक्षक। एक होता है छात्र, और एक होता है आपके पाठ्यक्रम, या फिर अपन पाठ्यक्रम की जगह कह सकते हैं वातावरण। समझ मेरी बात को? अब देखिए, शिक्षण एक कैसा स्वतंत्र चर है, जबकि छात्र एक आश्रित चर है, जबकि वातावरण या फिर पाठ्यक्रम है ना मध्यस्थ चर है। समझ रहे मेरी बात को? तो शिक्षण, इन तीनों के बीच में अंत्यक्रिया होगी तभी तो अच्छा होगा। भाई मैं जैसे आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो आपके दिमाग में तभी कुछ आएगा, आप सक्रिय होगी, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसका आंसर देंगे, आप आंसर देंगे, मैं कहूँगा बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। तो आपके मन में क्या अभिप्रेरणा जागृत होगी, होगी कि नहीं होगी? तो आपकी रुचि बढ़ेगी। सॉरी। शिक्षण है जो होना चाहिए अंतःक्रियात्मक। पाठ्यक्रम या वातावरण की बात, अब गर्मी का माहौल है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही, आप सामने लेके मेरे को देख रहे हो, तो देख तो जरूर रहे हो, लेकिन आपका दिमाग तो कहीं खेजड़ी की छाया के नीचे होगा, हवा में होगा, एसी के नीचे होगा। तो कहने का मतलब है शिक्षण के तीनों चर साथ होंगे, बढ़िया कॉम्बिनेशन बैठेगा, तभी शिक्षण है मेरे साथियों अच्छा होगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? कौन सी सबसे उपयुक्त विधि है? प्रश्नावली विधि। बताइए प्रश्नावली विधि, कमेंट करके बताइए किसने बताई थी। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, प्रश्नावली विधि किसने बताई थी? वुडवर्थ ने दी थी। सर्वेक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि, या फिर केस स्टडी विधि। सबसे उपयुक्त विधि है केस स्टडी। अब केस स्टडी विधि किसने दी थी? ध्यान रखना मेरे साथियों, केस स्टडी विधि का जनक था टाइडमैन। कौन था? टाइडमैन। आप इसको ऐसे याद कर लेना। केस की बात करें तो जैसे मान लीजिए कोई केस होता है ना, न्यायालय के अंदर चलता है, टाइट आदमी होता है ना वही करता है। या फिर केस की बात करें तो पैसे, कहता ना ये आदमी तो यार खर्चे में बहुत टाइट है, यानी मित वही है, बहुत कम पैसे खर्च कर रहा है। तो केस स्टडी विधि टाइडमैन ने दी थी। अरे आपको मजा आ रहा है नहीं आ रहा? कमेंट करके बताइए। प्रश्नावली विधि किसने बताई थी? वुडवर्थ ने बताई थी। जबकि प्रश्नोत्तर विधि किसने बताई थी? प्रश्नोत्तर और प्रश्नावली विधि। प्रश्नोत्तर विधि तो बताई थी सुकरात ने। सुकरात ने बताई थी। देखिए एक बार वापस बताओ, अभी आपको मिलेगी प्रश्नोत्तर विधि। आप भूल जाते हैं रे, आप भूलते हैं क्यों बताओ? भूला मत करो। प्रश्नोत्तर विधि ये सुकरात, जबकि प्रश्नावली विधि वुडवर्थ। प्रश्नोत्तर विधि सुकरात, प्रश्नावली विधि बताओ वुडवर्थ। भूला मत करो, है ना? थोड़ा सा आप दिमाग मनोयोग पूर्ण करो। बहुत ही मजेदार टॉपिक चल रहा है, और इस मजेदार टॉपिक के अंदर आप पूरा मजे लोगे ना, तो पढ़ाने में मेरे को भी क्या आएगा? मजा आएगा। ये हो गई। मैंने आपको बताया, एक है प्रश्नोत्तर विधि, एक है प्रश्नावली विधि। ठीक है, प्रश्नावली विधि का जनक कौन है? प्रश्नावली विधि का जनक आपके वुडवर्थ, जबकि प्रश्नोत्तर विधि का जनक कौन है? सुकरात। आगे चलते हैं। देखिए कुछ लेखक दे रखे हैं, एक साइड में उनकी बुक्स दे रखी है, बहुत इजी वे में याद हो जाएगी। वाटसन ने पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था बिहेवियरिज्म। इसी को हिंदी के अंदर कहते हैं व्यवहारवाद। क्या कहते हैं? व्यवहारवाद। वाटसन ने एक पुस्तक लिखी थी व्यवहारवाद। रूसो ने लिखी थी एमाइल और सोशल कॉन्ट्रैक्ट। एमाइल या एमाइली एक ही है, इसी और दूसरी बुक है जिसका नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता। अगली बात करें तो थॉर्नडाइक, और थॉर्नडाइक ने पुस्तक लिखी थी एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? थॉर्नडाइक को कहते हैं। पशु मनोविज्ञान का जनक भी थॉर्नडाइक को ही कहा जाता है। विलियम जेम्स ने पुस्तक लिखी थी कौन सी?
प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान का जनक शिक्षा मनोविज्ञान का जनक, अमेरिका में शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विलियम जेम्स महोदय को कहा जाता है। जबकि मैंने आप लोगों को बताया कि प्रयोगात्मक शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विलियम वुंड को कहा जाता है। हल ने पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। जबकि मैकडूगल की पुस्तक है आउटलाइन साइकोलॉजी। मैकडूगल की पुस्तक है, जिसने इस पुस्तक के अंदर मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्ति बताई और इन्हीं 14 मूल प्रवृत्तियों पर 14 संवेग आधारित है। हिलगार्ड ने पुस्तक लिखी थी थ्योरी ऑफ लर्निंग। देखिए, सीखने के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ लर्निंग को कहा जाता है सीखने के सिद्धांत। ये आपको याद हो जाएगी। भैया भाई गार्ड क्या कह रहा है कि पढ़ते समय सीखते समय हिलना डुलना मना है सीखते समय, तो हो जाएगा आपके हिलगार्ड से हो जाएगा थ्योरी ऑफ लर्निंग। कोहलर मोदी ने गेस्टाल्ट साइकोलॉजी लिखी थी। जबकि गोलमैन, वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, 7 स्टार लगा लीजिए आप इसके ऊपर तो। और गोलमैन जिसे संवेगात्मक बुद्धि का जनक या संवेगात्मक बुद्धि का जन्मदाता, फादर ऑफ इमोशनलिज्म का जनक कहते हैं गोलमैन को। इमोशनल इंटेलिजेंस, वाई इट कैन बेटर देन IQ वर्किंग देन EQ और IQ, इंटेलिजेंस और इमोशनल बुद्धि के मध्य अंतर स्थापित किया था आपके किसने? गोलमैन ने। यहाँ से आपके प्रश्न आने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। हाँ, आगे किताब में कुछ बची है। स्किनर ने लिखा था द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, जबकि गिलफोर्ड ने लिखा था देखिए फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। देखिए, छोटे बच्चे होते हैं ना, वो गिल्ली डंडा खेलते हैं। क्या खेलते हैं? गिल्ली डंडे, या फिर गिल्ली से बच्चों को फोड़ते हैं। तो कहाँ पे फोड़ेंगे भाई साहब? फील्ड की बात करें, क्षेत्र होगा वहीं फोड़ेंगे, और घर के ऊपर तो थोड़ी फोड़ेंगे। कूट लेविन ने एक फील्ड थ्योरी एंड लर्निंग, क्षेत्र सिद्धांत। कूट लेविन का कौन सा सिद्धांत है? क्षेत्र सिद्धांत। कूट लेविन ने दिया था क्षेत्र सिद्धांत। जबकि देखिए बियर्स, क्या खूब नाम है, ये तो आपको बहुत इजी वे में याद हो जाएगा। बियर्स ने क्या नाम दिया था? ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। ए माइंड याद रख लेना, ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। अगर व्यक्ति खुद को खोज के ऊपर उतर जाता है ना, तो उस समय क्या करता है? याद रख लेना, बियर पीता है। अब देखिए, वैसे बियर का मतलब बालू भी होता है। मैंने आपको, हमारा उद्देश्य क्या है? ट्रिक का मतलब है आपका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सही होना। तो बियर व्यक्ति कब पीते हैं? जब माइंड खराब हो जाता है तब पीते हैं, या फिर माइंड अच्छा होता है तब पीते हैं। स्प्रेंगलर ने परिभाषा दी थी टाइप ऑफ मैन, व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था स्प्रेंगलर महोदय ने। जबकि प्लेटो की पुस्तक कौन सी है? रिपब्लिक। जबकि रूसो की पढ़ी थी अपने शुरुआत के अंदर सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और एक पुस्तक है जिसका नाम था एमाइली। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान भाई साहब किससे संबंधित है? मैंने आपको इससे पहले इसका पूरा बता दिया। शिक्षा मनोविज्ञान किस से संबंधित है? शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर कौन कौन शामिल होते हैं? तो एक होता है भाई साहब शिक्षक, एक होता है शिक्षार्थी, एक होता है पाठ्यक्रम। शिक्षक की बात करें तो देखिए, छात्र हो जाएगा अधिगमकर्ता। छात्र क्या हो जाएगा? अधिगमकर्ता। अधिगम परिस्थिति की बात करो हो जाएगा वातावरण, और अधिगम प्रक्रिया में आ जाएगा आपका शिक्षक। उसके बाद में आ जाएगा पाठ्यक्रम, उसके बाद में आ जाएगा विधि, या फिर अपन कह सकते हैं उपागम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। यानी साइकोलॉजी में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, डरना नहीं है, टेंशन नहीं लेना, स्ट्रेस नहीं लेना, बिंदास रहना, क्योंकि प्रश्नों के उत्तर आपको सामने ही मिल रहे हैं भाई। आपको लिखना थोड़ी, आपको तो केवल गोला टिक करना है, समझ रहे मैंने? तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, टेंशन तो अपने दिमाग में लाना ही नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से प्रभावी शिक्षक की क्या विशेषता है? वैसे प्रभावी शिक्षक, आप लाइब्रेरियन बन गए, आप लाइब्रेरियन शिक्षक बन गए, तो आपके अंदर कौन से गुण होने चाहिए जिससे कि बच्चे हैं जो आकर्षित हो, पढ़ने के अंदर रुचि ले, गहन अध्ययन करे, स्वाध्याय करे, उनकी जिज्ञासा को शांत कर सको आप। तो देखिए, विद्यार्थियों को आवंटित कार्य की सावधानी पूर्वक जांच करना। जैसे विद्यार्थियों को आप लोगों ने होमवर्क दे दिया और उस होमवर्क की आपने ढंग से जांच की, यह है क्या प्रभावी शिक्षक की विशेषता। नेक्स्ट में छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अभिप्रेरित करना, ये विशेषता है। या फिर अत्यधिक सूचना देना, या फिर कक्षा पर नियंत्रण रखना। देखिए, वैसे तो आप लोगों को चारों विशेषताएं सही लग रही है, वैसे तो क्या लग रही है? चारों विशेषताएं सही लग रही है, लेकिन इसमें से ज़्यादा अच्छा उत्तर कौन सा होगा? ज़्यादा उत्तर होगा ऑप्शन बी अच्छा। कैसे होगा? ऑप्शन बी के अंदर लिखा हुआ है कि छात्रों को अभिप्रेरित करना।
मान लीजिए आपने होमवर्क दे दिया छात्रों को, लेकिन छात्र अभिप्रेरित नहीं है, मोटिवेट नहीं है, तो छात्र करेंगे कैसे? आप जांचोगे किसको? तो उससे पहले आपको छात्रों को अभिप्रेरित करना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद में ऑप्शन दे रखा कि भाई अत्यधिक सूचना देना। अब छात्र अभिप्रेरित नहीं है, छात्र निष्क्रिय है, प्रभावी नहीं है, छात्र अभ्यास नहीं करे, तो सूचना किसको दोगे आप? कोई सूचना लेने वाला भी तो चाहिए ना। उसके बाद में कक्षा पर नियंत्रण रखना। अब छात्र तो नहीं ले रहे हैं और आपने डंडा लेकर आप सामने खड़े हो गए कि हम कक्षा पर नियंत्रण रखना है, तो भाई ये कोई भेड़ बकरियां तो है नहीं। यानी सबसे पहले शिक्षण का मुख्य सूत्र होता है कि शिक्षक को छात्र के प्रति, शिक्षार्थी के प्रति एक अच्छी मोटिवेशनल बात कह के क्लास की शुरुआत करनी चाहिए। उसको समय समय पर मोटिवेट करते रहना चाहिए, अच्छे अच्छे उपदेश देने चाहिए, जिससे कि बच्चे मोटिवेट होते रहे। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ क्या है? बाल केंद्रित शिक्षण विधि की बात करें तो इसी को अपन देखिए, आपके टॉपिक भी है CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी। बाल केंद्रित शिक्षण को ही अपन कह सकते हैं चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग। चाइल्ड सेंटर लर्निंग प्राचीन समय के अंदर मेरे साथियों क्या होता था? गुरुकुल के अंदर ये होता था कि बच्चे को, छात्र को, शिशु को गुरु के पास में भेज दिया जाता था कि ये लो, इसको पढ़ाना है। अब बच्चे में रुचि होती दूसरी शिक्षा के प्रति, मान लीजिए उसको डॉक्टरी करनी है, बच्चों को इंजीनियरिंग के लिए भेज दिया जाता। बच्चा नर्सिंग फील्ड के अंदर जाता है, डॉक्टर फील्ड के अंदर जाता है, बच्चों को कहे नहीं तो RS बन, तो उसकी रुचि के अनुसार शिक्षा नहीं दी जाती। अपन कह सकते हैं कि प्राचीन समय में थोपी हुई शिक्षा दी जाती थी। और मैं तो कह रहा हूँ कि वर्तमान समय में भी कई ऐसे अभिभावक है जो बच्चे को थोप रहे हैं कि ये तो बेटा मेरा डॉक्टरी बनेगा, ये तो IAS बनेगा, लेकिन वो गलत है। और बच्चा अंत में जाकर के क्या करता है? बच्चा स्ट्रेस, तनाव, दबाव के अंदर आ जाता है, बच्चा सुसाइड कर लेता है। तो इसी प्रकार से मनोवैज्ञानिकों ने वर्तमान समय में शिक्षा की पद्धति है जो बदल दी है, और शिक्षा छात्र केंद्रित, यानी बच्चा जिस फील्ड के अंदर रुचि लेगा वही शिक्षा देनी चाहिए बच्चों को। ये मनोवैज्ञानिकों के तर्क है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि पाठ्यक्रम का निर्माण बच्चे के अनुसार होना चाहिए, न कि शिक्षक के अनुसार। स्कूल का टाइमिंग बच्चे के अनुसार सेट होना चाहिए, न कि शिक्षक के अनुसार। ऐसा नहीं कि शिक्षक चाह रहा है कि भाई 10 से 5 का समय हो और गर्मी पड़ रही है तेज या फिर सर्दी पड़ रही है, गर्मी में बच्चा 10 से 4-5 बजे कैसे बैठेगा? तो कहने का मतलब है कि वातावरण को भी बच्चे के अनुसार ध्यान में रख के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षा दी जा रही है। तो देखिए, बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ बच्चों को शिक्षा का अनुसरण और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, या बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। अब देखिए, इसका सही उत्तर तो हो जाएगा आपके ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्यों होगा? कि बच्चों को अभिव्यक्ति, जैसे भारतीय संविधान में भी लिखा हुआ है कि भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत है, उसी प्रकार से बच्चों को अभिव्यक्ति, यानी कि बच्चे सामने से प्रश्न पूछ रहे हैं, उनको पूछने का अधिकार देना चाहिए, न कि शिक्षण है जो एक तंत्रीय होना चाहिए। तब बच्चा रुचि लेगा, प्रभावी शिक्षण होगा। और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, कहना कभी कभी जैसे पैनल चर्चा, परिचर्चा होनी चाहिए, कभी अंत्याक्षरी होनी चाहिए, जिससे कि बच्चे के अंदर एक माहौल पैदा होगा, बच्चा शिक्षा के प्रति, शिक्षण के प्रति ज़्यादा रुचि लेगा, बच्चा अभिप्रेरित होगा। तो ऑप्शन डी होगा सही। बाकी ये देखो, ऑप्शन वैसे चारों ऑप्शन सही है, लेकिन सबसे अच्छा कौन सा ऑप्शन होगा? तो सही ऑप्शन होगा डी। बाकी बच्चों को शिक्षक का अनुसरण करना चाहिए, बिल्कुल बच्चों को शिक्षक को आइडियल मानना चाहिए, सही बात है ना। उसके बाद बच्चे को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। अगर बच्चे को पूर्ण रूप से स्वतंत्र दे देंगे, हालांकि बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक एज ए फैसिलिटेटर होता है, एज ए मेंटर, एज ए मार्गदर्शक, एज ए अनुदेशन करता होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र छोड़ दे, चल जो तेरा इच्छा वो कर। थोड़ा बहुत नियंत्रण होना भी जरूरी है। किसी ने ठीक ढंग से कहा था कि वीणा के तार इतने भी ढीले नहीं होने चाहिए कि वो बजे भी नहीं, और इतने भी टाइट खींच नहीं दें जिससे वो टूट जाए। तो अपन कहने का मतलब है कि समावेशी शिक्षण या फिर CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी, या बाल केंद्रित शिक्षक या स्टूडेंट बेस्ड टीचिंग के अंदर यही होता है कि छात्र की रुचि के अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिए। तो देखिए, आज की क्लास थी और बहुत ही अच्छे प्रश्न थे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिक धारणा, बेसिक अवधारणा मैंने आप लोगों के सामने रख दी, क्लियर करवा दी। अगली क्लास के अंदर आप देखिए, इसको शेयर भी कीजिए, अच्छा रेस्पॉन्स आएगा तो निश्चित रूप से कंटिन्यू क्लास रहेगी। बिंदास रहिए, मस्त रहिए, सिलेक्शन 100% आपका होगा। धन्यवाद।